एक माँ की पीड़ा आपके सामने लेके आया हूँ, उसके पिता की पीड़ा लेकर आपके सामने आया हूँ, एक मासूम बच्चे की पीड़ा आपके सामने लेके आया हूँ और ऐसी अपील और ऐसी मुहिम पहले भी आप लोगों के सहयोग से मैं चला चुका हूँ। ये जो मासूम बच्चा आप गरिमा जी की गोद में देख रहे हैं, विहंत जैन इसका नाम है और डॉक्टरों ने इसको बताया है कि SMA टाइप 2 की इसको बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2, जिसमें डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 साल की उम्र तक इस बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा तो फिर इसके जीवन के साथ गंभीर खतरा और संकट हो सकता है। और हम सब की मानवीयता के नाते, इंसान होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये जो इंजेक्शन लगता है ऐसी बीमारी में, वो बहुत महंगा होता है अपने आप में। वो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उसका खर्च उठा पाना संभव नहीं है। 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है। 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन अगर इस बच्चे की 2 साल की उम्र पूरे होने तक उस इंजेक्शन की शुरुआत नहीं हुई तो इसके जीवन के साथ बहुत गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इनके पिताजी इंजीनियर हैं। इस बच्चे की माँ जो है वो, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री उनके पास है, CA है, लेकिन अपनी नौकरी छोड़ दी बच्चे की वजह से। तो मैं इस देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर विनती और अपील करना चाहता हूं, इस बच्चे का जीवन बचाने के लिए आप लोग आगे आइए। जो कुछ भी आपसे संभव हो, 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक, या उससे ज्यादा, जो आपकी क्षमता हो, मैं दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर विनती और अपील करना चाहता हूं कि त्रिनगर के रहने वाली गरिमा जैन के इस बच्चे विहन जैन की मदद में आगे आइए। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा, सभी पार्टियों को, और इसमें कोई पार्टी की सीमा नहीं है। बीजेपी के हमारे जो मित्र हैं, कांग्रेस के जो मित्र हैं, जो किसी भी दल से जुड़े हुए हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, मंदिर संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबसे अपील करता हूं। जैन धर्म के मानने वाले हमारे लोग हैं, सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, इस पुनीत कार्य में, इस सेवा के कार्य में, इस जीवन को, विहंत के जीवन को बचाने की मुहिम में आगे बढ़िए और मदद कीजिए। और मैं मीडिया के मित्रों से भी विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा। देखिए, राजनीतिक खबरें तो आप बहुत करते हैं, लेकिन आज एक स्वर में हम सबको अपील करनी चाहिए। किसी भी माँ बाप के लिए अगर उसके बच्चे को ये बीमारी हो गई तो इलाज कराना, इंजेक्शन कराना, इंजेक्शन लगवाना असंभव है। तो सरकार से भी ये आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा उठे, दुनिया के तमाम विकसित देशों के सामने ये मुद्दा उठे, कैसे भी करके पूरी दुनिया में, मैं तो कहता हूं जहां भी इस बीमारी के बच्चे हैं उनको इंजेक्शन सस्ता मिलना चाहिए। 10 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़ के इंजेक्शन कौन लगवा सकता है? कौन लगवा सकता है? तो ये इस बच्चे की कुछ डिटेल है। मैं चाहूंगा कि
इनके पिताजी आपसे वो इसके पूरे डिटेल के बारे में बताएंगे, जैसे आपको डोनेशन करना है, और आप लोग इस मुहिम में शामिल होइए। और जैसा कहा जाता है कि भाई अगर आप किसी अभियान की, किसी मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत पहले घर से होनी चाहिए। तो मैं अपनी ओर से, जैसे दूसरे बच्चों के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि का सहयोग मैंने किया था, इस बच्चे के लिए भी मैं अपनी ओर से 1 लाख रुपए की धनराशि का सहयोग करूंगा। और बाकी सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप लोग इस मुहिम में आगे आइए, विहंत का जीवन बचाने की मुहिम में। मैं इनके पिताजी से कहूंगा कि ये पूरी बैंक डिटेल और जैसे इसमें मदद के लिए आगे बढ़ना है वो आपको डिटेल बता दें। नमस्कार सबको। तो हमने क्राउड फंडिंग के लिए इसमें इम्पैक्ट गुरु जो फंड रेजिंग ऐप है उस पर हमने स्टार्ट करा है। तो इसके अंदर हमारे पास हमने ये पोस्टर बनाया हुआ जिसमें एक QR कोड है जिसके बेस पे आप UPI कर सकते हैं, और नीचे सारे बैंक की डिटेल है जो जिसमें बैंक में आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इम्पैक्ट गुरु इसमें ATG का बेनिफिट भी दे रहा है। इम्पैक्ट गुरु तो इसके अंदर आप इसमें बैंक नंबर, IFSC कोड और बैंक का नेम, वो इसमें बैंक का अकाउंट नंबर है 2223330027417243 और अकाउंट नेम विहन जैन के नाम से है। IFSC कोड है RATN0VAAPIS, जिसके ऊपर आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर UPI करना चाहते हैं तो वो QR कोड उसके लिए हमने इसमें दे रखा है। बेहंत जैन बच्चे का नाम है। हमने 18 मई से स्टार्ट करी है और अभी तक इसमें 17 लाख के करीब कुछ पैसे जुड़ चुके हैं। और आप कुछ बोलेंगे गरिमा? कुछ बोलेंगे? थैंक यू। गरिमा जैन जी हैं। मोहित और गरिमा। मोहित जैन पिताजी का नाम है और इनकी माताजी का नाम है बच्चे की गरिमा जैन। कोई आप लोगों का प्रश्न? तो आप लोग बैठे, शाम में बैठो। ये लोग पहले रूम में, अलग से भी कुछ आप इस बच्चे के लिए पूछना चाहें तो आप लोग पूछिए, उसी कमरे में बैठ जाइए। इंद्रेश कुमार, उनका एक बयान है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के नतीजों को लेकर। उन्होंने कहा कि ज्यादा अहंकार और ज्यादा एरोगेंसी के कारण ये नतीजे आए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, भागवत जी का बयान, उसके बाद ऑर्गेनाइजर पत्रिका का लेख और फिर इंद्रेश कुमार का ये बयान, ये तीनों बातें ये साबित करती हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच माँ बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है। और अब बेटे ने अपनी मां का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है और मां ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत होती है जेपी नड्डा जी के बयान से। जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि जो अटल जी की बीजेपी थी उसको तो आरएसएस की जरूरत थी, मोदी जी की जो बीजेपी है इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये किसी और का नहीं,
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का बयान है। उसके बाद चुनाव का परिणाम आता है, 240 सीट पे बीजेपी रुक जाती है, बहुमत का आंकड़ा नहीं पाती है, वैसाखी की सरकार चलाती है। भागवत जी का बयान आता है, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, मणिपुर में हिंसा जारी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर उनका बयान आता है कि जो संघ का स्वयंसेवक होता है वो अहंकारी नहीं होता। फिर इंद्रेश कुमार जी का बयान आता है कि अहंकार के कारण जनता ने सबक सिखाया। ये तीनों बातें क्या साबित करती हैं कि विपक्ष के लोगों के मुद्दे 100% सही थे। जब मैं पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर की आवाज उठा रहा था, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। मैंने संसद के परिसर में कई रातें गुजारी। मैंने क्या मांग की थी प्रधानमंत्री जी से? यही कि मणिपुर में शांति की बहाली कीजिए। उस समय भागवत जी और सारे विपक्ष ने आवाज उठाई थी। उस समय शायद अगर भागवत जी बोलते तो सरकार को या तो सचेत होना पड़ता, कार्रवाई करनी पड़ती, या फिर आज जो 240 का परिणाम आया है, यह परिणाम और कम आता। इंद्रेश कुमार जी कह रहे हैं अहंकारी हो गए। अरे भाई, अहंकार के एक नहीं कई लक्षण आपको दिखे सामने। 10 साल का इतिहास उठा के देखिए। कभी कांग्रेस की विधवा बोल दिया, कभी जर्सी गाय बोल दिया, कभी केजरीवाल को बदनसीब बोल दिया, कभी आतंकवादी बोल दिया, कभी खालिस्तानी बोल दिया, कभी अर्बन नक्सल बोल दिया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दिया, कुछ भी बोलते गए। और चलो ये तो राजनीतिक लड़ाई की बात हो गई। आपने भाषा की सारी मर्यादा पार कर दी। मटन, मुगल, मदरसा, मुजरा, ये शब्द बोल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। सारे विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। केजरीवाल साहब को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। अरे अहंकार की सीमा तो तब पार हो गई जब इन्होंने गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या भागवत जी को सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि कोई इंसान भगवान श्री राम को नहीं ला सकता? क्या इंद्रेश कुमार जी को सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि हमको इस गाने के ऊपर आपत्ति है, आपने कैसे ये गाना बनाया? क्या वो पोस्टर आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नहीं दिखा, जिसमें मोदी जी की तस्वीर तो इतनी बड़ी है, वो बड़े भगवान बन गए हैं, और श्री राम जी की तस्वीर एकदम से छोटी है, हाथ पकड़ के उनको लेके जा रहे हैं? ये अपमान नहीं दिखा आपको? ये अहंकार नहीं दिखा? जब संबित पात्रा जी कहते हैं भगवान जगन्नाथ तो मोदी जी के भक्त हैं, आप मुझे बताइए, तब अहंकार नहीं दिखा? जब जेपी नड्डा जी ने कहा कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं, तब अहंकार नहीं दिखा? जब खुद मोदी जी ने कहा मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, मैं तो अवतार हूं, तो इससे बड़ा अहंकार का क्या उदाहरण होता है? जब आपने अपने आप को भगवान से ही ऊपर मान लिया। और देखिए, भगवान श्री राम ने सबक सिखा दिया। भगवान श्री राम का तो बहुत साफ संदेश है कि हमने रावण के अहंकार को भी तोड़ा है, नष्ट किया है, उसकी लंका लगाई है, उसकी लंका जलाई है। हमने तो रावण को भी बर्बाद कर दिया। किसी इंसान के अहंकार को बर्दाश्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए राम पथ गमन मार्ग हमारे उत्तर प्रदेश में है। जिन रास्तों से प्रभु श्री राम होकर गुजरे, अयोध्या हारे, सुल्तानपुर कुशभवनपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, श्रावस्ती हारे,
अरे तो भोले शंकर की थोड़ी बहुत कृपा हो गई, वरना काशी से भी हार जाते। भोले शंकर की थोड़ी बहुत कृपा हो गई, वरना काशी से भी हार जाते। कांग्रेस को अपने इतिहास में सबसे ज्यादा वोट 4,65,000 वोट वहां मिला। 52 से लेकर अब तक कांग्रेस कभी इतना वोट नहीं पाई। तो इसलिए इंद्रेश कुमार जी का बयान, ऑर्गेनाइजर पत्रिका में लिखा गया बयान और साथ ही साथ भागवत जी का बयान 100% कम से कम नरेंद्र मोदी जी के बारे में और इस सरकार के बारे में सही है। और अब उनको सिर्फ बयानबाजी तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। जो स्वयंसेवक बीजेपी के साथ हैं, जो स्वयंसेवक इस अहंकार को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो स्वयंसेवक बीजेपी की सरकार में हैं, उनसे अपील करें कि नरेंद्र मोदी के विरोध में वो सामने आकर बोलें। सर, नीट को लेकर जिस तरीके से खबरें चल रही है, कल धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सबूत नहीं मिले पेपर लीक के, लेकिन दूसरी ओर खबर आ रही है कि गुजरात की गोधरा और बिहार में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं कि कुछ लोग, और गुजरात में तो अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता थे बीजेपी के, जिनकी देखरेख में करीब 30 छात्रों से पैसे लिए गए और उनकी उम्र भरने के लिए बकायदा जो टीचर्स थे उनसे डील हुई। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नीट के घोटाले का 2 लाइन में मैं आपको समझा दूंगा, बड़े आसानी से। 10वें का बच्चा भी बुला दीजिए, मैं अभी समझा देता हूं। 720 अंक पाकर 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं। क्या यह संभव है? 67 बच्चे आज तक के किसी टेस्ट में, आज तक बता दीजिए आप। 720 720 720, यानी कि एक जगह सारे उत्तर तैयार किए गए और उसी के हिसाब से परीक्षाएं हुई और सबको बराबर बराबर का अंक मिल गया, सब टॉप कर गए। दूसरी बात, एक ही सेंटर से 6, एक ही कोचिंग सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर गए। तीसरी बात, किसी को 719 अंक मिला है, किसी को 718, किसी को 717। अब इसके जो एग्जाम के नियम है नीट के, 4 अंक अगर आप कोई प्रश्न छोड़ते हैं तो घट जाता है, अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो 5 अंक घट जाता है। तो 4 अंक घटा तो 716 हो सकता है, गलत किया और 5 अंक घटा तो 715 हो सकता है। तो 716 और 715 तो हो सकता है, 17, 18 और 19 बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब घपला किया गया है। आप जरा कल्पना कीजिए, कल मैं एक पेट्रोल पंप पे था तो वहां का कर्मचारी अपना दर्द बता रहा था, कितनी मेहनत से अपना पेट काट के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोचिंग कराते हैं, और उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद जब वो एग्जाम देते हैं पेपर लीक हो जाता है। करोड़ों बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया पेपर लीक के कारण। तमाम परीक्षाएं हुई, कभी 60 लाख लोगों ने पुलिस भर्ती में उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, पेपर लीक हुआ है, एग्जाम कैंसिल हो गया, SIT बन गई साहब। इसी प्रकार से ये नीट के एग्जाम का घोटाला है और मैं समझता हूं इसमें केंद्र की मोदी सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार है, क्योंकि उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट और NTA जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। और ये कई प्रांतों में और ख़ास तौर से भाजपा शासित प्रांतों में, जिसमें गुजरात भी शामिल है, ये घपला और घोटाला हुआ है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच करके जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। संजय जी, पानी के मुद्दे पर भी जैसे बीजेपी घेर रही थी, अब आपके जो अलाई रहे हैं कांग्रेस, उन्होंने भी घेरना शुरू किया है। देवेंद्र यादव ने संसदीय आयोग को लेटर लिखा, कहा कि 17,500 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जो वायदे किए थे घर में पानी पहुंचाने से फेल हो गए हैं। देखिए, इसमें हमारी सरकार की मंत्री जो हैं आतिशी जी, वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रही हैं कि दिल्ली के लोगों को घर घर पानी मिले। पीछे से बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा की, वो हमसे दुश्मनी निकालने पे लगी हुई है। हमसे दुश्मनी निकाली है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दिल्ली के लोगों को सजा क्यों दे रहे हैं भाई?
7 सांसद तो आपके जिताए दिल्ली के लोगों ने, और क्या हो गया? कहां है वो 7 सांसद? पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है? तो मैं उन 7 सांसदों से भी कहना चाहूंगा, कम से कम हरियाणा से और केंद्र सरकार से अपील कीजिए, अपने एलजी से जाके मुलाकात कीजिए, पानी के मामले में ऐसा भेदभाव मत कीजिए, बाकी जो राजनीति करनी है करें। तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं, पहले पानी का इंतजाम दिल्ली में कैसे होगा, इस मुद्दे पे हमारा साथ दें, दिल्ली के लोगों का साथ दें, फिर हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे।